बिहार में क्या कांग्रेस का आज एक अलग ही जलवा देखने को मिला। और क्या राहुल गांधी की एंट्री के साथ ही अल्लावरू के नेपथ्य से आई एक आवाज ने एक और बड़ा संदेश दे दिया है। क्या राहुल गांधी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट कि कांग्रेस अपने पैरों पर अब पूरे देश में खड़ी हो, उसी दिशा में कांग्रेस बढ़ चली है। और फिर मंच से ही आईपी गुप्ता हो या फिर कि मुकेश सहनी, दोनों का राहुल गांधी को एक खास क्रेडिट देना। क्या इन सभी बातों का विश्लेषण करने की आज जरूरत नहीं आन पड़ी। और इससे भी बड़ी बात यह कि आज जब राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी शंखनाद किया तो सामने की तरफ यानी कि मोदी जी के खेमे की तरफ किस तरीके की बेचैनी बढ़ती हुई नजर आई है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीना जा चुका था। हालांकि 2 दिन पहले वो चैनल हमें वापस मिल गया है, लेकिन फिर भी डे टू डे ऑपरेशंस में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फिलवक्त यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक हिस्सा छोटा सा सुनाऊं। कौन सा हिस्सा? राहुल गांधी की एंट्री होती है बिहार में सकरा में। सकरा से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के उमेश राम। हालांकि मुजफ्फरपुर के बाकी प्रत्याशी भी आज की तारीख में उस मंच पर मौजूद थे और उमेश राम एक बड़े शानदार, आप उनको समाज सेवी कहिए, आप उनको नेता कहिए, वो हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक ऐसे व्यक्ति हैं उमेश राम जिनकी कुल संपत्ति है 18 लाख की और देनदारी है 12 लाख की। तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति की ईमानदारी को। उमेश राम के समर्थन में आज सकरा में रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे, राहुल गांधी के साथ मुकेश सहनी भी थे और आईपी गुप्ता भी। लेकिन तभी नेपथ्य से एक आवाज गूंजती है, एक आवाज आती है और उससे एक सीधा मैसेज मिलता है कि वो तमाम खबरें बेबुनियादी थी और आज की तारीख में मुद्दा ने लगातार आप तक जो खबर पहुंचाई उस पर फिर एक बार मुहर लगी। क्या थी वो आवाज? सुनिए एक बार। गांधी जिंदाबाद, जननायक राहुल गांधी जिंदाबाद। बारिश हो रही है इसलिए सिर्फ 4 स्पीकर। हाँ, आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, तेजस्वी, राहुल जी। बारिश हो रही है इसलिए सिर्फ 4 स्पीकर। हाँ। आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, तेजस्वी, राहुल जी। क्या आप पहचान पाए किसकी आवाज है ये? कौन बता रहा था कि मंच पर चूंकि बारिश हो रही है तो 4 स्पीकर बोलेंगे? और चारों स्पीकर का नाम क्या? आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। साथ ही उस व्यक्ति ने ही पूछा, आपको याद रहेंगे नाम? संचालक से। यह आवाज किसी और की नहीं थी, यह आवाज कृष्णा अल्लावारू की थी। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर भी है, इस तस्वीर को भी देखिए। आपको कृष्णा अल्लावारू संचालक के साथ उसी मंच पर नजर आ रहे हैं। अब जरा सोचिए उन तमाम खबरों के बीच जिसमें कहा गया कि कृष्णा अल्लावारू ने बड़ा गड़बड़ कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, पर कतर दिए गए, यूथ कांग्रेस के इंचार्ज पद से हटा दिया गया। लेकिन सच्चाई हमने तब भी कहा था बिल्कुल इतर है। राहुल गांधी कृष्णा अल्लावारू के काम से बेहद खुश हैं और उन्होंने कम से कम कृष्णा अल्लावारू पर जो भरोसा जताया था, अल्लावारू उसमें सफल सिद्ध हुए हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़िए। आज की तारीख में इसी मंच पर आईपी गुप्ता जब बोलने के लिए आए तो उन्होंने एक खास बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में हम आंदोलन कर रहे थे पान और तातिया समाज के लिए, तो राहुल गांधी ही थे जिन्होंने हमें दिल्ली में बुलाया, हमसे मुलाकात करी और इसकी वजह से हमारे आंदोलन को मजबूती मिली। अगर वो उस समय हमें नहीं बुलाते तो शायद हमारे आंदोलन को मजबूती नहीं मिलती। हम आजीवन ऋणी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। ये आईपी गुप्ता के शब्द थे। उन्होंने अंग्रेजी में भी थैंक्स कहा राहुल गांधी को। इसके बाद मुकेश सहनी बोलने के लिए आए। आईपी गुप्ता के बाद बहुत छोटा सा भाषण मुकेश सहनी ने दिया, लेकिन उस भाषण के साथ ही साथ उन्होंने 2 नामों का जिक्र किया।
और पहला नाम राहुल गांधी का। मुकेश सहनी ने सीधे तौर पे कहा कि राहुल गांधी, दरअसल मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं, और मैं लालू जी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमें उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुना और इसका ऐलान किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मैं उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। अब ये तो हो गई तमाम बातें, लेकिन आज ये सकरा की महागठबंधन की रैली, कांग्रेस के प्रत्याशी की विधानसभा से राहुल गांधी की शुरुआत और इन सब के बीच कृष्णा अल्लावारू का पूरे मंच की व्यवस्था को देखना, ये तमाम चीजें क्या इंगित कर रही हैं? दरअसल दोस्तों, बीते कुछ दिनों से मैं लगातार जब भी आपसे बिहार पे बात कर रहा हूं तो एक बात कह रहा हूं कि कृष्णा अल्लावारू को टास्क क्या दिया गया था? यही तो टास्क था कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को रीजनल पार्टी के वजूद से बाहर निकालो, कांग्रेस को उसके अपने पैरों पर खड़ा करो और कांग्रेस को इस काबिल बनाओ कि कांग्रेस के सारे फैसले सदाकत आश्रम से लिए जा सके। सदाकत आश्रम यानी अंग्रेजों के जमाने में भी कांग्रेस का हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम ही हुआ करता था। एक ऐतिहासिक जगह, एक धरोहर कांग्रेस की। और पहली बार ऐसा बिहार में हुआ जब से गठबंधन की राजनीति कांग्रेस बिहार में कर रही है, तब से कि कांग्रेस ने अपने सारे फैसले सदाकत आश्रम से लिए, सिर्फ अपनी सूचियां रीजनल पार्टीज को भेजी। जाहिर सी बात है, बहुत सारे इसमें तकलीफें आई, बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे लोग दिल्ली से पहुंचे, बहुत सारे मैसेजेस दिए गए, लेकिन उन सब के बावजूद कांग्रेस का पहला टास्क पूरा हो गया। और वो टास्क यही तो था कि कांग्रेस की खुद की महत्ता को जनता समझे, बिहार की जनता के बीच ये संदेश जाए कि कांग्रेस का अपना वजूद तो है, कांग्रेस का अपना अस्तित्व तो है। आज की तारीख में देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, वो भला पीछे पीछे कब तक चलते? लिहाजा कांग्रेस को सदाकत आश्रम से ही चलाने की कोशिश की गई और इस बार कांग्रेस वहीं से चलती हुई दिखी और उसी के नतीजे हैं और उसी का नतायज है कि आज की तारीख में राहुल गांधी की एंट्री जब बिहार में होती है तो सकरा विधानसभा में होती है। इसके बाद दरभंगा जिले में भी रैली करेंगे राहुल और वहां पर भी कांग्रेस के 2 प्रत्याशी हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, सनद रखना चाहिए। अब इससे आगे बढ़िए। यह बात सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अभी तो बिहार से ये शुरुआत करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, लेकिन बिहार के बाद उन तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत आज की तारीख में पड़ जाती है, उन तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस अपना स्टेक खो चुकी है, कांग्रेस अब अपने स्टेक के लिए कोशिश करती नजर आएगी। और उसका एक ही तरीका और तरीकेकार हो सकता है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को कमान संभाले, ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दे जो लोग कांग्रेस के प्रति समर्पित हों, ना कि किसी रीजनल पार्टी के लिए, ना किसी और दल के लिए। कुल मिलाकर ऐसे लोग जो राहुल गांधी के इस विजन से खुद को कनेक्ट कर सकें कि बहुत हो गया, कांग्रेस को अब अपने पैरों पर खड़ा होना है। और मैंने कल भी आपसे एक बात बताई थी, आज फिर चलते चलते उसी बात का जरा जिक्र कर लेते हैं। राहुल गांधी कोई पहली बार इस तरीके का प्लान लेकर नहीं बैठे हैं। 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी और उस समय भी राहुल गांधी के पास यही प्लान था, लेकिन यूपीए की सरकार थी, गठबंधन की राजनीति थी और कांग्रेस सोनिया गांधी की कांग्रेस थी। सोनिया गांधी की कांग्रेस गठबंधन की राजनीति में काफी माहिर थी, लेकिन फिर भी गठबंधन धर्म निभाते हुए कांग्रेस को काफी मुश्किलों का और काफी नुकसानों का सामना करना पड़ता था। और उन तमाम नफा नुकसानों के मद्देनजर राहुल गांधी इस विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे कि चाहे जो कुछ भी किया जाए, लेकिन कमोबेश कांग्रेस को उसके खुद के पैरों पर खड़ा किया जाए। देश का इतना पुराना राजनीतिक दल, उसे भला बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़े? लेकिन उस समय उस प्लान को अमल में नहीं लाया जा सका। उस समय कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो ओल्ड गार्ड्स थे। आज की तारीख में ना तो राहुल वो राहुल हैं और ना तो उन ओल्ड गार्ड्स में
अब इतनी हिम्मत बची है कि वो राहुल को काउंटर कर सके। लिहाजा आज की तारीख में निर्विवाद रूप से राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता तो हैं, साथ ही साथ वो अब अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए तत्पर भी हैं और इसके लिए वो उन तमाम नेताओं पर भरोसा जताने में लगे हैं जो नेता उनके इस टास्क को अंजाम दे सके। वो कृष्णा अल्लावरू भी हैं तो वो गौरव गोगोई भी, वो सचिन पायलट भी हैं। जरा याद कीजिए, एक जमाना था राहुल गांधी नई नई राजनीति में आए थे, इनके आसपास कौन कौन से लोग हुआ करते थे, तो आपको याद आएगा कई चेहरे। उन तमाम चेहरों में कई नाम, मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया, मसलन जितिन प्रसाद, मसलन कुंवर आरपीएन सिंह। लेकिन उन सब ने एक एक करके राहुल गांधी को धोखा दिया। और भी लंबी फहरिस्त है ऐसे नामों की, लेकिन उन सब के दरमियान सचिन पायलट भी उसी फहरिस्त में शामिल थे जो उस समय भी राहुल के साथ थे, जो उस समय भी राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। आज की तारीख में सचिन पायलट राहुल के साथ हैं, राहुल के भरोसेमंद हैं। गौरव गोगोई को असम की कमान दी जा चुकी है। कृष्णा अल्लावरू जैसे नेता को, जो बहुत लो प्रोफाइल रहकर काम करना जानते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, गजब का पेशेंस रखते हैं, उनके मुंह पर आलोचना की जाती है, वो चुपचाप सुनते हैं, हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे कृष्णा अल्लावरू को बिहार की जिम्मेदारी दी जा चुकी है और अब ऐसे ही किसी नेता को जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की भी दी जाएगी। ऐसे ही किसी नेता को जिम्मेदारी दिल्ली की भी दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में गौरव गोगोई को और भी बड़ी कमान आसाम से इतर हटके भी जिम्मेदारी निभाने की मिल सकती है आने वाले दिनों में, या फिर कि गौरव गोगोई के भरोसेमंद लोगों को, गौरव गोगोई की टीम को जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ये तमाम चीजें आज की तारीख में कांग्रेस प्लान कर रही है। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि वो जो जीएसओ यानी कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का पद है ना, उसको लेकर भी काफी कुछ मंथन कांग्रेस के भीतर चल पड़ा है। लेकिन हां, राहुल गांधी की एंट्री के साथ ही निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा होगा। मोदी जी जहां 24 घंटे बाद पहुंचने वाले थे, वहीं पर राहुल गांधी की आज एंट्री हो गई। और ना सिर्फ एंट्री हुई, उन्होंने आज बहुत सारी बातें कही, मसलन छठ पूजा की भी बात करी और उस तालाब का भी जिक्र कर दिया। बहुत सारी बातें ऐसी जो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्टली हिट करती हैं। कुल मिलाकर आज की तारीख में बिहार की इस रैली से एक बात खुलकर सामने आ गई कि इस बात को अब नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि कांग्रेस का अपना अस्तित्व है और अब वो अपने अस्तित्व को लेकर रहेगी। वो अब इस टास्क को भली भांति समझ चुकी है और राहुल ने अब इस टास्क की जिम्मेदारियां बहुत सारे लोगों को सौंपनी शुरू कर दी हैं, जिनका काम होगा कांग्रेस को उसके अपने पैरों पर खड़ा करना, कांग्रेस को मजबूत करना। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।